हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और उनके साथ हमारे कुछ रक्षा सौदे होने बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से S-500 और Su-57 जो बहुत ज़्यादा S-500 और Su-57 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा कि भारत और रसिया के बीच जो ये रक्षा सौदे हैं ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। और दूसरा, आज जब रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं तो पूरी दुनिया की नज़र और खासकर अमेरिका की नज़र भारत के ऊपर इतनी ज़्यादा टकटकी लगाए हुए क्यों देख रही है, उसके क्या रीजन है वो मैं आपको आज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और आपने आजकल में इस तरीके की न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी, अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते होंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे व्हाट टू नाउ दैट अबाउट पुतिन्स विजिट टू इंडिया एज ए ऑयल ट्रेड एंड ड्राइज अप, या इस तरीका की जो न्यूज़ है, जैसे कि यह स्टेट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया फेडरेशन। एक ये है पुतिन्स इंडिया विजिट ए टेंशन टाइट्रो वॉक फॉर द मोदी गवर्नमेंट, ये द हिंदू का आर्टिकल। और इसी तरीका के बहुत सारे न्यूज आर्टिकल, ये इंडिया टुडे का है, पुतिन्स इंडिया विजिट S-500 टॉक डिफेंस पुश $68 बिलियन ट्रेड, ये इस तरीका की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि S-500 की जो डील है वो तो हुई नहीं है, और उस पर जो बात है वो हुई थी, लेकिन Su-57 की जो डील है वो हुई है और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो गई है हमारी सरकार के साथ। लेकिन आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो है भारत रूस के बीच ये जो महासौदा है ये एक नए युग की शुरुआत करने वाला है, और उसके मैं रीजन आपको बताने वाला हूं। क्या रीजन है? भारत और रूस की जो रणनीतिक गठबंधन है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके पीछे 3000 यानी कि भारत और रसिया के बीच में एक रेलोस नाम का समझौता हुआ था। रेलोस, RELOS। इस समझौते के तहत हमारे यानी कि रसिया और भारत के जो सैनिक और कुछ उपकरण एक दूसरे के देश में कुछ समय के लिए रह सकते हैं। कितने? 10 युद्धपोत और लगभग 3000 प्लस सैनिक। और ये राहत लागू होगा, यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी कैलेमिटी आती है, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, उसमें अब तीसरा क्या है, इसमें भारत के इन सौदों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भाई हमने ये सारे सौदे हम करें, लेकिन हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज भारत के साथ 3 साइड से हम अपने शत्रु देशों से घिरे हुए हैं। नॉर्थ में हम चाइना से घिरे हुए हैं, और चाइना ने तो अभी भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था कि भी जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है, हमारा हिस्सा है। उसी तरीका से अपने वेस्ट से हम पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है और साथ ही साथ एक टेररिस्ट कंट्री है और हमारा एनिमी कंट्री है, और वहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अब ईस्ट की ओर भी आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी वही स्थिति है जो पाकिस्तान की साइड से है, और हमारे जो बॉर्डर है वो पोरस है। साथ ही साथ ये तो अपने इस क्षेत्र की बात हो गई, हम एशिया की बात करें, लेकिन पूरे वेस्ट से और साथ ही साथ अमेरिका से भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। तो अब जरूरी हो जाता है कि जो आज का जो विश्व है वो मल्टीपोलर विश्व है, और उसमें हमारे पास हमारे साथ एक विश्व की सबसे महाशक्ति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह समझौता बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे चीन का हाईटेक खतरा, अब चाइना ने, आपने भी 2-3 दिन पहले की भी खबर देखी होगी, चाइना ने इस तरीका के अपने जो आर्मी है उसके लिए इस तरीका के ड्रेस का निर्माण कर रहा है वो, जिससे जो उनके सैनिक है वो अदृश्य हो जाएंगे, यानी कि वो दिखेंगे नहीं। और साथ ही साथ ये तो आप देख रहे होंगे कि उनके पास में हाईटेक ड्रोन जो है वो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चीन भारतीय सीमा पर जो निगरानी रखता है और वो रखता है ड्रोन्स के द्वारा। उसी तरीका से पड़ोस से आतंकवाद का खतरा, जो मैंने अभी आपको बताया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साइड से अब तो 2024 के बाद में आप देखेंगे, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद ये लगातार ईस्ट से भी हमारी वही स्थिति है जो वेस्ट से थी। अमेरिका का दबाव और मुकाबला, यानी कि भारत पर जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे उनका जो दबाव है, अगर हमें उसको भी सॉल्व करना है, उसको भी अब्जॉर्ब करना है, तो हमारे साथ जो है हमारी जो विदेश नीति है वो अलाइंड होनी चाहिए रसिया के साथ। ठीक है, अब ये सारी बातें अब मैं इसे आपको विस्तार से बताता हूं। क्या है? वैश्विक मंच पर भारत की नई चाल, रूस के साथ एक अटूट गठबंधन, एक रणनीतिक विश्लेषण और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहा है। और ये जो बदलाव है ये आप कह सकते हैं कि शतरंज की एक चाल है। जो मैंने अभी आपको समझाया वो आप यहां से देख सकते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है चाइना, और साथ ही साथ जो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। यहां से हम इस तरीका से घिरे हुए हैं। और देखो ये म्यांमार की जो स्थिति है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पर भी कभी भी
क्यू हो जाता है, सैनिक शासन वहां पे अभी भी लागू है, कोई डेमोक्रेसी वहां पे है नहीं। तो हम चारों ओर अभी जो है अपने चारों ओर से किसी ना किसी समस्या से घिरे हुए हैं। भारत एक जटिल भू राजनीतिक वातावरण से घिरा हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया है वही वातावरण। चीन, पाकिस्तान और अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, ठीक है, इन सारी चीजों से हम चारों ओर से घिरे हुए हैं और इसी विषाद पर हम एक कदम सोच समझकर हमें रखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन की जो तकनीक है उसकी घेराबंदी जो है वो हमें चारों ओर से घेरे। जैसे मैंने बताया था आपको, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, यानी कि चाइना ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेवलप कर रहा है। इसका मतलब है कि जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर जो उनके जो सैनिक हैं, यानी कि जो ह्यूमन हैं, वो नहीं होंगे बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे, ये वाले रोबोट जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो हमें अगर इससे लड़ना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हमारी रसिया के साथ में जितनी भी डील है उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर महत्वपूर्ण है। अब जो अमेरिका के साथ हम डील करते हैं उसमें हमारे पास में सिर्फ वो हथियार आते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी कभी नहीं आती। लेकिन रसिया के साथ ये है कि हम क्या है, कोलैबोरेशन में रह करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मोस बनाई है वो हमने कोलैबोरेशन में बनाई है। इसी तरीका से SU-57 जो है उसकी भी बात हो रही है और आगे बता रहे हैं कि S-400 और S-500 भी इसी तरीका से भारत में बनाए, साथ में मिलकर के या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ये भी बातें इसमें आगे चल रही हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोलिंग करेंगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर, वो रोबोटिक ह्यूमनॉइड्स जो रोबोट्स होंगे वो करेंगे। अब इस टेक्नोलॉजी को हमें इस वाली टेक्नोलॉजी को भी हमें काउंटर करना होगा। तो यह है भारत की जो है सीमा अस्थिरता। अब एस जयशंकर ने एक बात कही थी कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पड़ोसी को ही खाएंगे, वो आपको भी खाएंगे। यही बात लागू होती है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने अपने देश में जो आतंकवादी पाले हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर, अभी आप हाल फिलहाल में भी देख रहे होंगे कि 10-5 बम तो रोज फूटते हैं वहां पे। और जगह जगह पूरे जो पाकिस्तान है इस बार इस टाइम पर बहुत एक जो है अस्थिरता से गुजर रहा है। वहां पर हर तरीका से अस्थिरता है, भोजन की कमी है, वहां पर सिक्योरिटी की भी कमी है और लाइफ की कोई भी कीमत है नहीं। अब पाकिस्तान अस्थिर है, आतंकवाद वहां पर है। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी, अभी मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, कि एक पाकिस्तानी मूल का है लेकिन है वो अमेरिकी नागरिक। उसने अपनी जो डायरी है उससे मिला है कि वो लोगों को मारता क्योंकि उसे उसके लिए सवाब मिलता, जन्नत मिलती, समझ गए ना। उसे मार्टरडम के लिए उसे मारना था, ऐसा उसने अपनी डायरी में लिखा है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो उसमें क्या था कि न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी प्रवासी द्वारा मास शूटिंग की योजना थी और वो मास शूटिंग क्यों करना चाहता था, जो उसकी डायरी में लिखा है वो है कि ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, नहीं मार्टरडम का दर्जा मिलेगा। आंतरिक सुरक्षा भी एक चुनौती है, जैसे कि राजस्थान में जासूसों की गिरफ्तारी से पता चला। आपने अभी न्यूज भी पढ़ी होगी कि जहां पर राजस्थान के अंदर एक गाड़ी के अंदर बहुत सारा जो असला है वो लेकर के जा रहे थे और उनकी भी कहीं धमाके की योजना थी। तो ये सारी चुनौती हमारे सामने है। पुतिन की ऐतिहासिक यात्रा एक नए युग का संकेत देती है और वो नया युग जो मैंने आपको बताया है, अगर हमारे पास में S-500, S-400, SU-57 या ऐसी और जो हम बताते थे ना रोबोट या फिर ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो शेयर हमारे साथ करते हैं तो हम काउंटर कर पाएंगे चाइना को उसकी टेक्नोलॉजी में। ये है। यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहली बार भारत की यात्रा पर वैश्विक दबाव के बीच भारत रूस के संबंधों पर गहराई को दर्शाती है। यह यात्रा केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। यह दोस्ती किसी तीसरे पक्ष के दबाव में नहीं आएगी। यानी कि ये क्या देना था, एक जो अमेरिका है उसको एक संकेत अमेरिका को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को यह संकेत देना था कि हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। भारत और रसिया के जो संबंध है वो उतने ही प्रगाढ़ रहेंगे और उसी तरीका से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक संदेश था अमेरिका के लिए। भारत रूस का रिलोज समझौता है वो मैंने आपको बताया था, यानी कि 3000 जो सैनिक, 3000 प्लस सैनिक और 10 युद्धपोत जो है वो हम एक दूसरे के देश में रख सकते हैं। रूस तैनाती, भारत में 3000 से अधिक सैनिक और 10 युद्धपोत। दायरा संयुक्त अभ्यास, आपदा राहत और मानवीय मिशन, ये 3 जो मैंने पीछे भी बताए हैं। तीसरा, यह एक औपचारिक गठबंधन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के सहयोग के याद दिलाता है और एक बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करता है, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना यह करता है। यानी कि चाहे तो चाइना हो, चाहे तो अमेरिका हो, चाहे तो रूस हो, अब एक जो सेठ है ना वो नहीं। जैसा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि भाई हम सेठ हैं, हम एक ध्रुव है, नहीं। आज जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है और इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो ये याद दिलाता है ये जो रिलोज समझौता है।
अब है पूर्वी समुद्री मार्ग पर नियंत्रण, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक। अब इसी के अंदर एक और चीज है कि हम चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक एक ये जो रूट है ना ये बनाएंगे। अब ये रूट जो है व्लादिवोस्तोक तक जाएगा और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ना उसको भी क्या करेगा, उसको भी क्या करेंगे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी कि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं बचेगी ग्वादर की। तो एक ये है, एक नया समुद्री मार्ग मलक्का जलमरुमध्य से होते हुए भारत के रूस। अब जो मलक्का जलमरुमध्य है आप ये देखेंगे, इस समय एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं कि जो मलक्का है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि जो हिंद महासागर है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत और रसिया दोनों एक साथ आए हैं। उसका एक कारण है कि जो प्रशांत महासागर है उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए, क्योंकि 90% जो विश्व का एनर्जी और 90% जो यहाँ का जितना भी ट्रेड है वो जो है कंट्रोल करता है ये मलक्का जलमरुमध्य, यानी कि मलक्का स्टेट जिसे बोलते हैं। यह न केवल व्यापार का एक नया गलियारा है बल्कि आर्कटिक तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने का एक रणनीतिक भाग भी है। ठीक है, और ये वाला ये व्लादिवोस्तोक से, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जाएगा और जैसे मैंने बताया कि ये जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसको भी काउंटर करेगा। पश्चिम में एक नया मोर्चा, मध्य एशिया तक सीधी पहुंच, यानी कि ये जो रास्ता हम बनाएंगे इससे हमारी जो पहुंच है वो मध्य एशिया तक, और हमारा जो चाबहार है जो कि ईरान में हमारा पोर्ट है उसके द्वारा हम जाएंगे। ग्वादर को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे और चाबहार से होते हुए मध्य एशिया और ईरान और ये पूरा मध्य एशिया को हम कवर कर लेंगे और साथ ही साथ फिर हम व्लादिवोस्तोक यानी कि रसिया तक पहुंच जाएंगे। ये नया मार्ग हमारे लिए बन जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, ईरान के चाबार बंदरगाह के माध्यम से भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक एक सीधा भू व्यापारिक मार्ग स्थापित करेगा और यह न केवल एक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को दरकिनार कर भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। अब बात जैसे कि मैंने बताई थी कि ये तो सारे ठीक है भाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ये तो सब सही है, लेकिन डिफेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, रक्षा कवच को एक अभेद बनाना, यानी कि हमें S-500 की डील की संभावना थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी आगे टाइम में। लेकिन इससे क्या है कि अगर S-500 हमें आता है तो हमारी जो सुरक्षा है, एयर डिफेंस जो है वो अभेद्य हो जाएगा किसी भी देश के लिए। S-500 एक एयर डिफेंस सिस्टम की संभावित डील दुनिया में सबसे बड़े रक्षा सौदे में से एक होगी। और ये याद रहे आपको कि अभी तक रसिया ने ये जो S-500 है किसी को भी नहीं दिया है, अभी इसकी बात सिर्फ भारत के साथ चल रही है। आएगा तो सबसे पहले भारत में ही आएगा। यह प्रणाली आज तक किसी भी अन्य देश को नहीं दी गई है। याद रहे, यह सौदा सफल होता है तो यह भारत की रक्षा क्षमताओं को बदल देगा और इसे किसी भी हवाई खतरे के खिलाफ अभेद्य किला बना देगा। क्लियर। 5वीं पीढ़ी का योद्धा सुखाई Su-57, ये 5th जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है। F-35 का जो विकल्प है ये देता है। F-35 अब पता है ये है अमेरिका का और Su-57, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब Su-57 आएगा तो इसकी टेक्नोलॉजी भी साथ आएगी, लेकिन F-35 जब आएगा तो इसकी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है उन्नत तकनीक है लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं होगा। लेकिन Su-57 के साथ अत्याधुनिक विमान के साथ साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, और जो हमारी सदियों पुरानी दोस्ती पर आधारित है, यानी कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आपको टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। निर्णय यानी कि चीन जैसी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हल्की तकनीक के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि भाई हम अमेरिका से क्या है कि वो हमें सिर्फ मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा है, मछली खाना सिखा रहा है। अगर हम रसिया के साथ जाते हैं तो हमें मछली पकड़ना भी सिखाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा आने वाले टाइम में। जैसे कि हमने ब्रह्मोस का जो रसिया ने हमारे साथ बनाई है ब्रह्मोस, उसमें हमने उन्नत तकनीक यानी कि अपनी और टेक्नोलॉजी लगा करके उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। अब रसिया भी हमसे ये मांग कर रहा है कि आप ये जो ब्रह्मोस है ये हमारे साथ शेयर करें, जो आपने इसको उन्नत किया है, यानी कि टेक्नोलॉजी को और एनहांस कर लिया है भारत ने। ये जब पाकिस्तान के साथ सिंदूर हुआ था ना, उस टाइम पर भी इसको यूज किया गया था और इसकी एफिकेसी बहुत जबरदस्त थी। अमेरिका की मजबूरी, भारत की शर्तों पर वापसी, यानी कि अमेरिका जो है अब धीरे धीरे अपने टैरिफ को कम कर रहा है, 50 से वो 25% पे आ चुका है। भारत की बढ़ती बाजार शक्ति, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो ईगल है, ईगल यानी कि ये उसके राष्ट्र चिन्ह को दिखाता है और भारत
का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, हाथी है। तो वो कह रहा है भारत की बढ़ती बाजार शक्ति और रूस के साथ मजबूत जो सैन्य संबंधों में अमेरिका की अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप द्वारा टैरिफ घटाने पर विचार करना इसका स्पष्ट संकेत देता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको चाहिए बाजार, और एक ऐसा बाजार जो अभी अपने कल्मिनेशन यानी कि एक चरम पर नहीं पहुंचा हो। क्यों? क्योंकि डिमांड है, भारत का जो बाजार है वहां पर डिमांड है, सप्लाई अमेरिका कर देगा। तो हमारे पास क्या है, डिमांड है, एक बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है और हर व्यक्ति की एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे बड़े जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी जो देश हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक बाजार, उनकी कंपनियों के लिए बहुत डॉलर जनरेट करने का एक साधन है। इसीलिए अमेरिका जो है भारत के सामने धीरे धीरे से अपने टैरिफ कम कर रहा है और झुक रहा है। अब बात है भारत की कूटनीतिक स्प्लिट, दोनों महाशक्तियों को साधना। अब देखो, भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस दोनों के बीच एक संतुलन बनाए हुए है। ना तो अमेरिका को हम नाराज करते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, उनके पास प्रतिबंध लगाने की क्षमता है क्योंकि डॉलर एक वैश्विक करेंसी है इसलिए। और रूस जो है हमारी जरूरत है। क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूस हमारे लिए जो डिफेंस हो उसके लिए या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो हमारे साथ करता है। और एक महाशक्ति भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है जिसके तीनों ओर क्या हो, शत्रु देश हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पे एक और रूस उन्नत रक्षा सौदा, सस्ता तेल और शीत युद्ध के समय से चली आ रही अटूट दोस्ती है, और दूसरी ओर अमेरिका है जो अपनी बाजार शक्ति उपयोग करके व्यापार रियायत के लिए मजबूर करता है। ठीक है, और यह शक्ति संतुलन ही विश्व गुरु बनने की राह है। यानी कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें ये जो शक्ति संतुलन है यानी दोनों महाशक्तियों के बीच एक संतुलन बना करके चलना होगा, और अगर हम ये चल पाते हैं तो भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा। हम झुके नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं। यह है भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। हम झुके नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं। एस जयशंकर कई बार इसे बोलते हुए तुम्हें दिखेंगे। भारत की विदेश नीति का यह मूल सिद्धांत है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और विदेश नीति का आधार है। यह दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और हमेशा एक शक्ति और आत्मविश्वास की स्थिति में खड़ा रहेगा। और अंतिम तो यही अंतिम लक्ष्य हमारा 2047 तक विश्वगुरु बनने का, हमारा जो भारत का जो लक्ष्य है वो हम अचीव करेंगे। और वो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि जो रिलोज समझौता है S-500 की संभावना जो कि हुआ नहीं, 2047 तक भारत एक वैश्विक महाशक्ति और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना चाहता है। और ये शतरंज की बिसात पर सह और मात की तैयारी है। अगर भारत एक जैसे शतरंज खेला जाता है ना, तो उसी तरीका से हम खेल रहे हैं दो महाशक्तियों के बीच। और आने वाला टाइम 2047 तक भारत एक विश्व गुरु और एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, ऐसी मेरी अनुमान है, मेरा ऐसी संभावना है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।